गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग फिज़िकल केमिस्ट्री में क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले टर्न पे देखा था एक विमीय बॉक्स में पार्टिकल, और इस पार्टिकल की हमने वेव फंक्शन और एनर्जी ज्ञात करी थी। अब इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक और है हमारे पास, तरंग फलन का आकार, या आप कह सकते हैं शेप ऑफ वेव फंक्शन। देखिए, हमने वेव फंक्शन शाई को किस तरीके से बताया था। शाई इज इक्वल टू ए साइन एन पाई अपॉन ए ब्रैकेट में इंटू एक्स, जहाँ हमने आपको कल कहा था कि एन की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर एन की वैल्यू ज़ीरो होती है तो शाई का मान ज़ीरो आएगा, और बॉक्स में, वन डायमेंशन बॉक्स में शाई का मान ज़ीरो नहीं हो सकता। तो फिर एन की वैल्यू हम कहाँ से शुरू करेंगे? वन से। यदि एन की वैल्यू वन है तो हम इसे कहेंगे शाई वन। शाई वन का मान होगा ए साइन एन की जगह वन रख दिया, पाई बाई ए एक्स। इसी तरीके से शाई टू की वैल्यू होगी ए साइन टू पाई बाई ए एक्स, और शाई थ्री की वैल्यू होगी ए साइन थ्री पाई बाई ए इंटू एक्स। अब आप देखें, ये ग्राफ आपको बताता है एक्स एक्सिस पर हमने लिए है आर दूरी, किसमें? एंगस्ट्रॉम में। शाई वन के लिए ये केवल और केवल एक बार ही ज़ीरो हो सकती है। कब? जब पाई बाई ए साइन पाई बाई ए इंटू एक्स होगा। शाई टू में आप देखिए टू पाई, तो दो बार इसका मान शून्य हो सकता है। इसी तरीके से शाई थ्री में तीन बार इसका मान शून्य हो सकता है। अब जहाँ पर जिस स्थान पर शाई का मान शून्य आता है, यानी कण के पाए जाने की, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता नगण्य होती है, उस स्थान को हम कहते हैं नोड्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि नोड्स की संख्या कितनी होती है? n-1। अगर शाई इज इक्वल टू वन है तो नोड्स की संख्या ज़ीरो, शाई इज इक्वल टू टू है तो नोड की संख्या एक, और अगर शाई इज इक्वल टू थ्री है तो नोड्स की संख्या कितनी होगी? दो। जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम क्या देखते हैं कि नोड्स पर n का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है, और हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू अगर जितनी ज़्यादा होगी, उस कण की ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। नोड्स की संख्या भी n के मान पर निर्भर करती है। नोड्स पर कण के पाए जाने की, या अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता नगण्य होती है। दिस इज़ अबाउट शेप ऑफ द वेव फंक्शन, या तरंग फलन का आकार। अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण। आप जानते हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हम किस तरीके से लिखते हैं? डेल स्क्वायर शाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी शाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के रूप में हाइड्रोजन की तरंग समीकरण है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, 3 डायमेंशन में, त्रिविमीय में। अब ये जो निर्देशांक हैं, किस पर निर्भर कर रही है? ये
एक्स वाई जेड ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन हम अगर हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं तो हमें इस हाइड्रोजन परमाणु के लिए इस समीकरण को गोलीय निर्देशांकों के रूप में लिखना अधिक सुविधाजनक होता है। गोलीय निर्देशांक का मतलब है आर थीटा फाई, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड, तो इसी तरीके से गोलीय निर्देशांकों में जब हम लिखेंगे तो ये होगा आर थीटा फाई के रूप में। फॉर एन हाइड्रोजन एटम इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। कौन से पोलर कोऑर्डिनेट्स? आर थीटा फाई। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो सिमेट्रिकल है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, इसलिए इसको आर थीटा और फाई के रूप में लिखना ज़्यादा कन्वीनियंट है, या आप कह सकते हैं ज़्यादा सुविधाजनक है। अब देखिए, हम जानते हैं कि एक्स, वाई और जेड तीन परस्पर लंबवत दिशाएं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब यदि हम एक्स को एक्स एक्सिस पर और जेड को वाई एक्सिस पर लेते हैं तो वाई एक्सिस कहाँ होगी? ये इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी, यानी पेपर के प्लेन के ऊपर आपकी तरफ, और इन तीनों के बीच में आपस में 90 डिग्री का एंगल होगा। क्योंकि ये 2 डायमेंशन में ड्रॉ किया है इसलिए हम इसको पेपर पे इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत या परपेंडिकुलर हैं। अब यहाँ पर ये जो बिंदु है ओ, दिस इज ओरिजिन, मूल बिंदु, और आर जो है ये मूल बिंदु से कण की दूरी है। अगर हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो ये सेंटर पे क्या हो गया? न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन, तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन तक की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। अब Z और R के बीच में बना हुआ एंगल कहलाता है थीटा, नोन एज थीटा, और X और -Z के साथ बना हुआ एंगल कहलाएगा फाई। अब ये जो एक्स वाई जेड है इनको हम पोलर कोऑर्डिनेट के रूप में कैसे लिख सकते हैं? गोलीय निर्देशांकों के रूप में। देखिए, z बराबर होगा r cos थीटा। z डायरेक्शन में r का कौन सा कंपोनेंट है? cos थीटा, तो z बराबर होगा r cos थीटा। इसी तरीके से एक्स वाई में r का कौन सा कंपोनेंट है? साइन थीटा, तो y बराबर होगा r साइन थीटा साइन फाई, और x बराबर होगा r साइन थीटा कॉस फाई। आपको इसके डेरिवेशन में बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको केवल ये याद रखना है कि x डायरेक्शन में, यानी x कार्टेशियन कोफिशिएंट के लिए मान है इसका पोलर कोऑर्डिनेट में r साइन थीटा कॉस फाई, y के लिए है r साइन थीटा साइन फाई, और z के लिए है r cos थीटा। अब इसी समीकरण को, श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हम पोलर निर्देशांकों के रूप में लिखेंगे। मतलब x के लिए लिखेंगे r साइन थीटा कॉस थीटा, y के लिए r साइन थीटा साइन फाई, और z के लिए r cos थीटा। तो इसके बाद जब हम इसको फाइनल रिजल्ट लिखते हैं, इस समीकरण को भी, ये बहुत लंबी समीकरण है, टीडियस समीकरण है, जिसको आपको डिराइव बिल्कुल भी नहीं करना है, केवल आपको इसको समझना है। इसको याद रखने की भी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको आपको एक बार समझना है। ये जब पोलर कोऑर्डिनेट,
श्रोडिंगर तरंग समीकरण जब पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज होगी तो जो वैल्यू आती है वो क्या है, 1/r² डेल बाई डेल आर, ब्रैकेट में r² डेल शाई बाई डेल आर, ब्रैकेट बंद, प्लस 1 डिनोमिनेटर में r² साइन थीटा इंटू डेल अपॉन डेल थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा डी शाई अपॉन डी थीटा इंटू 1 डिनोमिनेटर में r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस 8π² m अपॉन h², फिर e माइनस वी शाई इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हम आगे बात करेंगे किसकी, पोलर कोऑर्डिनेट्स की, तो पहले वाली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो नाउ दिस इज़ द न्यू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट, जिसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। अब इसमें थोड़ी सी एक बात समझने वाली है कि यहाँ जो m लिखा है 8π² m को हम कहते हैं समानीत द्रव्यमान या रिड्यूस मास। m किसके बराबर होगा, ये हम न्यूक्लियस की बात, एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो Me इंटू MP अपॉन Me प्लस MP। Me है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और MP है प्रोटॉन का द्रव्यमान। हम जानते हैं कि प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य है, तो हम इसको लिख सकते हैं Me इंटू MP अपॉन MP। MP से MP कट जाएगा, क्या बचेगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू Me। फिजिक्स भी यही कहती है कि यदि दो कणों में एक भारी कण है और एक हल्का कण है, तो इन दोनों का समानीत द्रव्यमान हल्के कण के द्रव्यमान के बराबर, लगभग बराबर होगा। यानी m की जगह हम इस समीकरण में किसका द्रव्यमान लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का, Me। और यदि हम v की बात करें तो हमने देखा था पिछले टर्न पर कि 1 डायमेंशन बॉक्स में v का एक निश्चित मान होता है जिसको हम 0 मानते थे, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 नहीं है और ये पोटेंशियल एनर्जी r पर, r यानी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी पर निर्भर करती है। तो v का मान होगा -ZE² अपॉन r, -ZE² अपॉन r। अब ये दोनों वैल्यू, मतलब v की वैल्यू और m की जगह m, हम इक्वेशन नंबर 1 में रखें तो आप देखिए कोई चेंज नहीं है, ऊपर सब वही है, 1/r² डेल बाई डेल आर, r² डी शाई अपॉन डी आर प्लस 1 नीचे डिनोमिनेटर में 1/r² साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा इंटू साइन थीटा डेल शाई अपॉन डेल थीटा प्लस 1 नीचे आएगा r² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस 8π² m की जगह में रख दिया Me अपॉन h² E माइनस v, तो माइनस और माइनस प्लस हो गए, E प्लस E² अपॉन r शाई इज इक्वल टू 0। Z का मान, क्योंकि हम हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं, तो Z का मान कितना है, 1। कैपिटल E ऊर्जा या एनर्जी है और स्मॉल e है इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश, चार्ज ओवर द इलेक्ट्रॉन। इसका मान कितना होता है आप जानते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये हमारी एक जटिल समीकरण है
जो कि हाइड्रोजन के एटम के लिए है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। इसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। आपके कोर्स में इसका डेरिवेशन नहीं है, केवल इसको हमने 3 भागों में किस तरीके से विभाजित करेंगे ये आपको समझना है। 3 भागों में हमें इस प्रकार से विभाजित करना है कि एक समीकरण r पर निर्भर करे, दूसरी थीटा पर निर्भर करे और तीसरी फाई पर निर्भर करे। तो हम कैसे करेंगे? पहले समीकरण हमारी मतलब समीकरण नंबर 3 जो कि किस पर निर्भर करेगी? r पर। क्या है पहले समझ लीजिए। 1/x d/dr इंटू r स्क्वायर dx/dr प्लस 8π² MER स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर ब्रैकेट में e प्लस कैपिटल E प्लस स्मॉल e स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू बीटा। यहाँ x जो है वो केवल और केवल r पर निर्भर करता है, यानी x जो है वो r का ही फलन है। x इज ए फंक्शन ऑफ r और बीटा एक नियतांक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू बीटा के बराबर आएगी, जो कि एक नियतांक या कांस्टेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं? इस समीकरण में केवल r आ रहा है, थीटा और फाई नहीं आ रहे। इसका मतलब है ये समीकरण केवल r पर निर्भर करती है। x इज ए फंक्शन ऑफ r। इसी तरीके से बीटा का मान कांस्टेंट है। इसी तरीके से हम इसको दूसरे समीकरण में कैसे तोड़ेंगे? वो समीकरण ऐसा होगा जिसमें y जो है वो केवल थीटा पर निर्भर करे, r और फाई पर निर्भर नहीं करे। तो क्या? साइन थीटा अपॉन कैपिटल Y d/d थीटा इंटू ब्रैकेट में साइन थीटा dy/d थीटा ब्रैकेट बंद प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर। समीकरण नंबर 4। यहाँ y जो है केवल थीटा का ही फलन है। y इज ए फंक्शन ऑफ थीटा ओनली। बीटा वही है जो कांस्टेंट हमने पहले माना था, और अब m जो है वो अनदर कांस्टेंट, एक दूसरा नियतांक है जिसको हम कहते हैं m, और ये समीकरण उसके स्क्वायर के बराबर है, इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो m कांस्टेंट है तो m स्क्वायर भी क्या होगा? कांस्टेंट। तीसरा, हम तीसरी समीकरण में इसको कैसे ब्रेक करेंगे? इस तरीके से करेंगे कि वो केवल फाई पर निर्भर करे, r और थीटा पर निर्भर नहीं करे। तो हम कहते हैं z इज ए फंक्शन ऑफ फाई ओनली। z का मान केवल फाई पर निर्भर करेगा, थीटा इस समीकरण में r और थीटा नहीं आएंगे। तो ये समीकरण क्या होगी? -z 1/z d² अपॉन d फाई स्क्वायर इज इक्वल टू -m स्क्वायर। m वही कांस्टेंट है जो हम पहले बता चुके हैं। 1/z d² अपॉन d फाई स्क्वायर इज इक्वल टू -m स्क्वायर। इन तीनों का आपको आपके कोर्स में डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं है, केवल 3 में सेपरेट करना है। तो आप इसको इस फॉर्म में याद रख सकते हैं। समीकरण 3 केवल r पर निर्भर कर रही है, समीकरण 4 केवल थीटा पर निर्भर कर रही है, और समीकरण 5 केवल फाई पर निर्भर कर रही है। तो जो हमारी कॉम्प्लिकेटेड समीकरण थी, समीकरण नंबर 2 जो कि r, थीटा और फाई तीनों पर निर्भर करती थी, उसको हमने इस तरीके से 3 पोलर समीकरणों में तोड़ दिया या ब्रेकअप कर दिया। शाई की वैल्यू जो है, शाई क्या होता है? शाई इज सिंपली द प्रोडक्ट
ऑफ एक्स वाई जेड का गुणनफल है। अब यदि हम इन तीनों समीकरणों को हल करेंगे तो ये जो दो कांस्टेंट हैं बीटा और एम, उनकी हमें वैल्यू प्राप्त होंगी। बीटा किसके बराबर आएगा? बीटा इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस वन। एल एक कांस्टेंट है जो कि पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, इंक्लूडिंग 0, 1, 2, 3 सो ऑन। हम इसको आगे देखेंगे कि इसकी फर्दर वैल्यू कैसे निकलती हैं और उससे हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरीके से एम का मान 0 और प्लस वैल्यू के साथ साथ माइनस भी, +-1, +-2, +-3, कहाँ तक? +-L तक। यानी आप कह सकते हैं कि m की जो टोटल वैल्यू है वो l की वैल्यू के 2 गुने से 1 ज़्यादा होगी। जीरो के साथ प्लस माइनस है तो 2 गुनी वैल्यू होगी। इसको हम आगे जब हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो और डिटेल में स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गोलीय प्रसंवादी या स्फेरिकल हार्मोनिक्स की। क्या है स्फेरिकल हार्मोनिक्स? यदि हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करें तो हमको 2 फंक्शन y और z मिलते हैं जो किस पर निर्भर करते हैं? थीटा और फाई पर। y निर्भर करता है किस पर? थीटा पर, और z निर्भर करता है फाई पर, यानी एंगल्स पर। इन तरंग फलनों का गुणनफल कहलाता है गोलीय प्रसंवादी या स्फेरिकल हार्मोनिक्स। इसकी सहायता से ऑर्बिट्स के आकार का पता लगाया जाता है। When the Schrödinger wave equation polar coordinates in the form of polar coordinates is solved to get 2 functions y and z, which are the function of theta and phi respectively. Then the product of these functions, that is y and z, are known as spherical harmonics. With the help of spherical harmonics, we can find the shape of the orbits. अब अगर हम s ऑर्बिटल के लिए बात करें तो प्रोडक्ट किसका? y थीटा और z फाई। y थीटा क्यों लिखा है? बिकॉज y इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा, और z फाई क्यों? क्योंकि z इज़ अ फंक्शन ऑफ फाई। तो s ऑर्बिटल के लिए y थीटा और z फाई का मान 1/4 पाई का अंडर रूट होता है। अगेन आपको डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको ये वैल्यू याद रखनी है जिससे कि आप आगे ऑर्बिट्स के शेप को पता लगा सकें, आकार का पता लगा सकें। इसी तरह जब हम px ऑर्बिटल के लिए निकालते हैं, क्या निकालना है हमको? y और z का प्रोडक्ट, यानी y थीटा इंटू z फाई। तो इसका मान आता है 3/4 पाई का अंडर रूट 3/4 पाई का अंडर रूट और साथ में साइन थीटा कॉस फाई। आप देख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में जब हमने पोलर कोऑर्डिनेट की बात करी थी तो एंगल टर्म क्या था? साइन थीटा कॉस फाई। आप रिकॉल करें, है ना? तो ये क्या आया था आपका? साइन थीटा कॉस फाई। जब हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको बताना शुरू किया था
देखिए मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये एक्स डायरेक्शन में साइन थीटा कॉस फाई। इसी तरीके से हम बात करते हैं पी वाई ऑर्बिटल के लिए, इसकी वाई थीटा जेड फाई की। तो इसका मान आएगा 3/4 पाई अंडर रूट साइन थीटा साइन फाई। आप जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट वाई डायरेक्शन में क्या था, साइन एंगल टर्म क्या था, साइन थीटा साइन फाई। और इसी तरीके से वो यहाँ पर है। इसी तरीके से पी जेड ऑर्बिटल के लिए अगर हम वाई थीटा जेड फाई की बात करें तो ये किसके बराबर आएगा, इट इज़ इक्वल टू 3/4 पाई अंडर रूट कॉस थीटा। आपने देखा जेड एक्सिस के लिए एंगल टर्म क्या था, कॉस थीटा। वही यहाँ भी है, पी जेड ऑर्बिटल के लिए एंगल टर्म है कॉस थीटा। तो ये तीनों एंगल टर्म वही हैं जो हमने गोलीय निर्देशांकों पोलर कोऑर्डिनेट के लिए एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में देखे थे। पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने देखे थे कौन सी डायरेक्शन में, एक्स वाई और जेड में। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी कक्षक के आकार को जान सकते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स का पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, एस कक्षक का आकार। देखिए वेरी सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये चीज़। वाई थीटा जेड फाई किसके लिए, एस ऑर्बिटल के लिए। अभी हम देख चुके हैं इट इज़ इक्वल टू, ये देखिए 1/4 पाई का अंडर रूट। तो इसका मतलब है कि एस कक्षक के लिए जो गोलीय प्रसंवादी है या स्फेरिकल हार्मोनिक्स है, उसमें हम देख रहे हैं कि कहीं भी एंगल थीटा या फाई नहीं है। अतः एस कक्षकों का जो कोणीय तरंग फलन है, एंगुलर वेव फंक्शन, वो थीटा और फाई पर निर्भर नहीं करता। इसका क्या मतलब हुआ, ये सभी दिशाओं में सममित है, सिमेट्रिकल है। अतः क्योंकि ये सभी दिशाओं में सिमेट्रिकल है, इसलिए एस कक्षक की आकृति गोलीय होगी। फिर समझ लीजिए एस ऑर्बिटल्स के लिए जो गोलीय प्रसंवादी या स्फेरिकल हार्मोनिक्स की इक्वेशन है, उसमें कहीं पर भी थीटा और शाई नहीं है। अर्थात इसका जो कोणीय तरंग फलन है एस कक्षक का, वो थीटा और शाई पर निर्भर नहीं कर रहा है, एंगल पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये सभी दिशाओं में सममित या सिमेट्रिकल है। तो सभी दिशाओं में सिमेट्रिकल है, इसका मतलब क्या हुआ कि एस कक्षक की आकृति गोलीय होगी। तो यहाँ देखिए ये 1s कक्षक है जिसकी आकृति कैसी है, गोलीय। अब यदि हम 2s कक्षक की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि यह इसमें भी, क्योंकि सभी दिशाओं में सिमेट्री है, सममित है, तो इसका आकार भी गोल होगा। लेकिन इसका आकार क्योंकि n = 2 है, तो ये आकार में 1s से बड़ा होगा। और 1s कक्षक में कोई नोड नहीं थी। 2s कक्षक में हम जानते हैं कि n-1 यानी एक नोड होगी। ये बीच में जो आपको गोला दिखाई दे रहा है,
ये नोड है, यानी यहाँ पर कण के पाए जाने की या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता नगण्य होगी। इस स्थान पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। इसी तरीके से 3s में आकार और बड़ा होगा, ये भी सिमेट्रिकल होगा क्योंकि स्फेरिकल हार्मोनिक्स में कोई एंगल नहीं है और नोडों की संख्या 2 होगी, n-1। तो दिस इज अबाउट द शेप ऑफ s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल का आकार। अब हम बात करते हैं शेप ऑफ p ऑर्बिटल, p कक्षक का आकार। p कक्षक के लिए हम px, py और pz को अलग अलग डिस्कस करना पड़ेगा, अलग अलग बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके लिए स्फेरिकल हार्मोनिक्स अलग अलग हैं। px के लिए अलग है, py के लिए अलग है और pz के लिए अलग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं px के लिए। गोलीय प्रसंवादी या स्फेरिकल हार्मोनिक्स y थीटा इंटू z फाई किसके बराबर है? अभी हमने निकाला 3/4 पाई का अंडर रूट, ये तो कांस्टेंट है, r साइन थीटा कॉस फाई, r साइन थीटा कॉस फाई। अब r साइन थीटा कॉस फाई हम जानते हैं किसके बराबर था? x के, x का ही तो मान था ये, r साइन थीटा कॉस फाई। तो इसकी जगह हम x लिख लेते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 3/4 पाई का अंडर रूट x/r। r नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी। तो इसका मतलब है कि px कक्षक का जो कोणीय तरंग फलन है वो किस पर निर्भर करेगा? केवल x निर्देशांक पर ही निर्भर करेगा। अतः त्रिविम में px का कोणीय तरंग फलन ड्रॉ करने पर डंबल की आकृति प्राप्त होगी, जो कि किस दिशा में होगा डंबल? ये केवल x डायरेक्शन में होगा। डंबल x डायरेक्शन में होगा। अब यदि हम इसको इंग्लिश में कहना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि क्योंकि px के स्फेरिकल हार्मोनिक्स में x ही आ रहा है, x टर्म ही आ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि इट डिपेंड ओनली अपॉन x कोऑर्डिनेट, यानी द एंगुलर वेव फंक्शन ऑफ px डिपेंड्स ओनली ऑन x कोऑर्डिनेट। और 3 स्पेस में अगर हम इसका एंगुलर वेव फंक्शन ड्रॉ करेंगे तो वी गेट द डंबल, द शेप ऑफ डंबल ओरिएंटेड इन ओनली x डायरेक्शन। अब इसमें आप प्लस माइनस देख रहे हैं। इस प्लस माइनस का मतलब ये नहीं है कि एक प्लस है और एक माइनस है, वैल्यू नहीं। इसका मतलब है कि ये डंबल के जो 2 लोब हैं, एक प्लस x डायरेक्शन में और दूसरा माइनस x डायरेक्शन में। अगर एक डायरेक्शन को ओरिजिन के मूल बिंदु के एक तरफ अगर हम प्लस x कहेंगे तो दूसरी तरफ हमें माइनस x कहना पड़ेगा। तो ये केवल ये लोब की, डंबल के जो 2 लोब हैं उनकी डायरेक्शन को प्रदर्शित कर रहा है, या डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम py कक्षक की बात करें तो गोलीय प्रसंवादी यानी स्फेरिकल हार्मोनिक्स y थीटा z थीटा
का मान वही होगा कांस्टेंट 3/4 पाई का अंडर रूट y/r। यहाँ डंबल के निर्देशांक जो हैं वो केवल और केवल y डायरेक्शन में होंगे। देखिए इसी तरीके से यहाँ भी ऊपर एक लोब जो है वो +y डायरेक्शन में और दूसरा -y। इसी तरीके से अगर हम z की बात करें तो वही 3/4 पाई अंडर रूट स्फेरिकल हार्मोनिक्स में z/r, यानी ये डंबल z डायरेक्शन के अनुदिश होगा। हम देख रहे हैं कि प्रत्येक स्थान पर चाहे px हो, चाहे py हो, चाहे pz हो, हर एक में एक एक नोड है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता नगण्य होगी। जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी? नगण्य होगी। तो इस तरीके से हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में निकालकर स्फेरिकल हार्मोनिक्स की सहायता से कक्षक का, ऑर्बिटल का आकार या शेप ज्ञात कर सकते हैं और उनमें पाई जाने वाली नोडों की संख्या भी देखी जा सकती है। हमने देखा S के अंदर कोई नोड नहीं दिखाई दिया हमें। px में डंबल x के अनुदिश है और एक नोड है। इसी तरीके से py में भी डंबल y दिशा के अनुदिश है और एक नोड है। इसी तरीके से z में भी जब हम डंबल खींचते हैं तो वो z दिशा के अनुदिश है और उसमें भी एक नोड है। तो दिस इज़ अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। कक्षकों के आकार के विषय में हमने अध्ययन किया किसकी सहायता से? स्फेरिकल हार्मोनिक्स या गोलीय प्रसंवादियों की सहायता से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ये एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन था किसका? शोलिंजर तरंग समीकरण या शोलिंजर वेव इक्वेशन का। थैंक यू।